Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Bhavna Special Education. I am working as a assistant professor in the area of special education at Janardhan Rai Nagar Vidyapeeth deemed to be University Udaipur. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम के क्या अवधारणा है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी एंड पैवलॉस के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम लोग डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम क्या है, यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं लर्निंग, जिसको हम लोग हिंदी में सीखना या अधिगम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है। लर्निंग, अधिगम, सीखना, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। अब जैसे स्क्रीन पे दिया गया है हिंदी में, अगर आप देखते हैं कि प्रतिदिन नए नए अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया, यानी कि जो भी हम लोग डेली नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, अनुभव होता है, उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और अगर हम लोग व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया कहते हैं तो ये परिवर्तन कैसे होता है? स्थायी होता है। आप लोगों को पूछा भी जाता है कि जो अधिगम से हमारे व्यवहार में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो वो क्या होता है? स्थायी होता है कि नहीं होता है? तो यह स्थायी होता है। व्यवहार हमारे जो भी परिवर्तन होता है वो स्थायी रूप से होता है। इंग्लिश में अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लर्निंग है क्या है? लर्निंग इज अ रिलेटिवली change in our behavior, change in our behavior। अब ये रिलेटिवली चेंज जो मैंने बोला है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन आर बिहेवियर। जो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं उससे हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज पाया जाता है। अभी आप जैसे देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव एकत्रित करता है। इन नए नए अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और इस प्रकार नए अनुभव एकत्रित करना और इनसे व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया अधिगम है। तो अभी जो सीखना है ये क्या है? इट इज़ हम लोग कह सकते हैं व्यापक या फिर सतत यह हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव है, विस्तृत है। और जो सतत है मतलब कॉन्टिन्यूस, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अधिगम से हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आया, कुछ टाइम बाद नहीं आएगा। नो, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यह जो प्रोसेस है ये कब से कब तक, वर्म टू टॉम। वर्म टू टॉम का मतलब होता है, वर्म होता है माँ की गर्भावस्था, और जो टॉम होता है उसको बोलते हैं हम लोग कि मृत्यु टाइम तक। मतलब जब से माँ बच्चे का गर्भ धारण करती है तब से लर्निंग, सीखना शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना कहाँ से सीख लिया था? माँ के वॉम से, माँ के गर्भ से ही सीख लिया था। इसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं कि जब माँ का गर्भ धारण करती है तो उस टाइम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छा विचार लाने चाहिए या नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़े। तो ये इसीलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है वो गर्भावस्था से ही सीखना शुरू कर देता है, और कब तक? जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है व्यक्ति की तब। लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम के प्रकार क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 8 टाइप्स के
जो लर्निंग के प्रकार बताए गए हैं। और ये किसने दिए गए हैं, किसके द्वारा? रॉबर्ट मिल्स गैने पूरा नेम है इनका, जो एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 8 प्रकार के जो लर्निंग है उसके प्रकारों को दिया गया है। ये जितने भी टाइप्स दिए गए हैं ये किस पे बेस्ड है, हम लोग कह सकते हैं कि इनको सीखने की शर्तों के अनुसार ही इनको क्या है, जाना जाता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट वन टाइप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि संकेत अधिगम दिया गया है। संकेत अधिगम को अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको कहते हैं सिग्नल लर्निंग। फर्स्ट 3 जो हमारे टाइप्स है इसमें जैसे संकेत है, उद्दीपक है और श्रृंखला अधिगम है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि सबसे ईजीएस्ट है, आसान हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग के टाइप्स हैं। और जितने भी ये 8 टाइप्स हैं ये फर्स्ट वन से जैसे सीक्वेंस में दिया गया है, सबसे पहले अधिगम है, उद्दीपक है, श्रृंखला है, तो ये इसी आधार पर ही बने गए हैं। यानी कि इनके जो भी एक के बाद एक हम लोग कह सकते हैं कि सीक्वेंस में दिए गए हैं, उसी प्रकार से लर्निंग का हम लोग कह सकते हैं कि ईजीएस्ट वे में होती है। अब जैसे फर्स्ट वन मैंने बोला कि सिग्नल लर्निंग, तो जो सिग्नल लर्निंग का हम लोग कह सकते हैं कि यह किसके ऊपर बेस्ड है? पेवलोव के जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, तो ये किस पर आधारित है? पेवलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पे है। और जिसमें क्या बोला गया है कि इसमें संकेत मात्र से ही अधिगम को प्राप्त किया जा सकता है, कि ओनली सिग्नल के माध्यम से ही, जब सिग्नल दिया जाएगा उसी टाइम क्या लर्निंग भी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर संकेत अधिगम का एग्जाम्पल देते हैं तो चौराहे पर लाल बत्ती को देख करके यातायात के वाहनों का रुक जाना। अब क्या है, जैसे ही सिग्नल दिया गया उसी उपरांत क्या होगा, जो भी हम लोग कह सकते हैं कि गाड़ियां हैं वो रुक जाएगी लाल बत्ती को देख करके। और इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं कि प्रकार है, दैट इज़ उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अब उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को SR लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब उद्दीपक अनुक्रिया, S क्या मतलब है? स्टिमुलस है, स्टिमुलस जिसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपक। और अनुक्रिया मतलब कि R जैसे मैंने बोला कि रिस्पॉन्स, अधिगम मतलब लर्निंग। अब SR शॉर्ट में बोला जाता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी उद्दीपक यानी कि किसी भी स्टिमुलस की स्थिति में, मतलब जब भी कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा उसकी प्रेजेंस में किसी भी अनुक्रिया का होना क्या है, संभव पाया जाता है। तो उस जो उद्दीपक की बात कर रहे हैं या हम स्टिमुलस की बात करते हैं, उसकी अनुक्रिया अधिगम की ही परिस्थिति कहेंगे। और यह जो हम लोग अगर बात करते हैं कि लर्निंग का प्रकार है, ये किस पर बेस्ड है? स्किनर के सिद्धांत पे, स्किनर के सिद्धांत पे। और स्किनर का सिद्धांत किस पे बेस्ड है? बिहेवियर के, यानी कि जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाएगा उसी उपरांत क्या है, कोई भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वन है श्रृंखला अधिगम, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला और इंग्लिश में कहते हैं चेन लर्निंग। जैसे मैंने बोला कि मैं जो फर्स्ट 3 हैं वो इजी हमारे टाइप आते हैं लर्निंग के। अब श्रृंखला या चेन लर्निंग को क्या कहते हैं कि क्रमिक रूप में सीखना। अब नाम से ही हो रहा है कि चेन मतलब सीक्वेंस में लर्निंग करना, क्रमिक रूप से सीखना, जो भी उद्दीपन अनुक्रिया को एक क्रम में उपस्थित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक तो वर्बल श्रृंखला हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है। और इसकी भी व्याख्या किसने की है? स्किनर ने इसकी व्याख्या की है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी बच्चा सीखेगा या व्यक्ति सीखेगा, स्टिमुलस को कैसे किया जाएगा, हम लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में लर्निंग को करवाएंगे। एंड इसके बाद में फोर्थ वन इज कि शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य को अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में तो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ये हमारा फोर्थ टाइप है लर्निंग का। अब इसमें
अगर हम लोग बात करते हैं मेनली तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, भाषा सीखने के लिए इसको मेनली यूज़ में लाया जाता है। अब इसमें क्या बोला गया है कि सरल श्रृंखलाबद्ध सीखने के पश्चात जब भी ज्ञान होता है उसको शाब्दिक रूप से प्रदान किया जाता है और किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य शाब्दिक साहचर्य। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हम कोई भी अगर बच्चे को लर्निंग करवाएंगे तो जो भी हमने शब्दों को लिया है या भी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी वस्तु का संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत हम लोग इसको लेके आते हैं। यानी कि जैसे कविता है या गीतों के माध्यम से बच्चे को सिखाना, तो ये हमारा किस में आ रहा है, शाब्दिक साहचर्य में आता है। जैसे अगर हमने बॉल किया तो अब बॉल अगर हमने बच्चे को दिखाई तो बच्चा उसके आगे साथ में अगर वो रेड कलर है तो वो क्या हो गया, रेड मतलब कि बॉल, बच्चे को दिखाई बॉल और रेड मतलब बॉल। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चे को कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग करवाई। और अगर हम लोग इसके भी बात करते हैं कि किसने इसकी व्याख्या की है तो डेविड आसुबेल ने इसकी, आसुबेल ने इसकी क्या है, व्याख्या की हुई है। एंड इसके बाद में आता है विभेद अधिगम। विभेद मतलब कि हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि बहुत से जो भी स्टिमुलस होते हैं उनमें से किसी एक स्टिमुलस का चुनाव करके उसके अनुसार ही अनुक्रिया करना। यानी कि जैसे रंगों की पहचान करना, मैंने स्टिमुलस में बच्चों को कलर्स दे दिए, अब मैंने उत्तेजक क्या दिया, उद्दीपक हम लोग बात करते हैं तो क्या दिए, कलर दे दिए, है ना। बच्चों को कलर्स दिखाया और उसमें से मैं बोल दूँगी कि ये रेड कलर को निकालो या फिर ग्रीन कलर को निकालो, तो वो क्या हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, विभेद कर रहा है, अंतर जान रहा है उसका। या मैंने अगर वर्णमाला लिया तो उसमें से भ है या व है या म है, उसमें से मैं बच्चे को बोलूँगी कौन सा वाला, जैसे मैंने बोला बच्चे को कि भ का है तो फ्लैश कार्ड उसको दिखाओ, तो बच्चा जो भी 3 फ्लैश कार्ड दिए थे भ व म का, उसमें से सही वाला चयन करके मुझे दे। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग मतलब कि संप्रत्यय हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है कि किसी भी वस्तु या घटना की व्याख्या करना। मतलब हमने कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट है या कोई घटना है या कोई किसी भी वर्ग का है या गुण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि शिक्षक है या किताब है या फिर छात्र है या बच्चा, हम लोग कह सकते हैं, तो वो क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंतर्गत आता है। और इसको किसने दिया है, कैंडलर ने, कैंडलर। कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम बच्चे का कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं क्लियर करते हैं। अब इसमें 6 के बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है टाइप, वो है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं रूल लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, प्रिंसिपल लर्निंग। अब इसमें क्या कहा गया है कि रूल लर्निंग में कि जब भी कोई भी लर्नर है, कोई नई चीज़ को सीखता है, तो उसको जो भी उस चीज़ को सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए नियम होते हैं, उनको पहले सीखना पड़ता है। उनको सीखने के बाद में उसको क्या करना पड़ता है, नई सिचुएशन में, नई जगह पे उसको क्या है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे सिंपल सी चीज़ है कि हिंदी व्याकरण को पढ़ने के क्या है, उसके जो रूल्स हैं वो अलग है, इंग्लिश के अलग रूल्स हैं जब भी हम भाषा सीखते हैं। एंड इसी के अलावा अगर गणित की बात करते हैं तो उसके जो फार्मूलाज हैं या नियम हैं वो अलग है, तो उनको पढ़ करके उसको नई जगह पे इम्प्लीमेंट करना, उनको सीखने के उपरांत। एंड नेक्स्ट वन है, दिस इज़ द, हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग, कि इसमें जो टाइप है लर्निंग का, ये सबसे अंतिम टाइप है या सबसे ऊपर वाला हम लोग कह सकते हैं। कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फर्स्ट 3 जो है वो बहुत ही ईजीएस्ट सिंपल हमारे जो हम लोग कह सकते हैं कि टाइप आते हैं लर्निंग के, और जो हमारा लास्ट 1 आते हैं हमारे समस्या समाधान अधिगम है, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहीं ना कहीं
हम लोग कह सकते हैं कि लेवल हो जाता है लर्निंग का। अब इसमें क्या बोला गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान लर्निंग, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब इसमें 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय कर, यानी कि जो भी रूल्स रहते हैं, नियम रहते हैं, वो क्या होते हैं, 2 या उससे अधिक होते हैं। और उन नियमों को क्या किया जाता है, समन्वय, मतलब उनको क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं समन्वय करके किसी नई समस्या के समाधान में क्या करते हैं, योग्यता को प्राप्त किया जाता है। अब जैसे समस्या समाधान में कि बच्चे को किसी भी नई सिचुएशन में जब भी उसने इन सिद्धांतों के माध्यम से लर्निंग को गेन कर लिया होता है, उसके उपरांत उसको सिचुएशन दी जाती है जहाँ पे वो सीखी हुई चीज़ों को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और कोई भी उसको सिचुएशन दी जाती है जिसमें उसको समस्या का समाधान करना रहता है। तो ये मेनली 8 टाइप्स थे लर्निंग के जो हमने पढ़े। अब लर्निंग टाइप्स के बाद में अभी हम लोग जानेंगे कि अधिगम अंतरण के प्रकार, यानी कि अधिगम अंतरण का इंग्लिश में अगर मीन हम देखते हैं तो लर्निंग ट्रांसफ़र के टाइप्स हम लोग देखेंगे। अभी इसमें क्या बोला गया है, लर्निंग टाइप्स जो ट्रांसफ़र टाइप्स हैं, इसमें कि पहले सीखे गए ज्ञान या कौशल, यानी कि जो भी हमने पहले सीखे हैं ज्ञान या कौशल, या बाद में, अभी शिक्षा बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसका मतलब है कि सीखे जाने वाले, कि चाहे हमने पहले सीखे हुए हैं कौशल है या फिर बाद में सीखे हैं, उन कौशलों का क्या है कि जो भी प्रभाव पड़ता है हमारे लर्निंग के ऊपर, उसके आधार पर 3 टाइप्स के जो हैं प्रकार दिए गए हैं अधिगम अंतरण के, यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र के, जिसमें फर्स्ट वन जो आता है हमारा, दैट इज़ सकारात्मक या धनात्मक अधिगम अंतरण। अभी सकारात्मक को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव, या फिर और लिखा है ऑब्लिक कर सकते हैं या और लगा सकते हैं। धनात्मक भी क्या होता है हमारा, पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र। सिंपल सी चीज़ है कि पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र जो फर्स्ट टाइप है हमारा, अब इसमें क्या बोला गया है कि इस प्रकार के अधिगम अंतरण में एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। यानी कि मैंने जो भी ज्ञान जो है वो पहले किसी भी सब्जेक्ट का लिया था, उसी का मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें भी ज्ञान हासिल करने में कहीं ना कहीं मुझे मिलता है। अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस व्यक्ति को हिंदी का ज्ञान है वो संस्कृत को भी सीखना चाहता है। यानी कि जैसे मुझे अगर हिंदी का लैंग्वेज मेरे को आती है, तो मैं जब संस्कृत सीखना चाहती हूँ तो मुझे उसका जो संस्कृत सीखने में भी हिंदी ज्ञान की क्या होगी, कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। यानी कि उसका हिंदी का ज्ञान उसे संस्कृत सीखने में भी मदद करेगा। और यही क्या है हमारा पॉजिटिव लर्निंग हम लोग ट्रांसफ़र का टाइप कहते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है नकारात्मक अधिगम अंतरण। यानी कि नकारात्मक क्या है हमारा, कहीं ना कहीं नेगेटिव है, नेगेटिव लर्निंग, ऋणात्मक का भी नेगेटिव होता है, लर्निंग ट्रांसफ़र है। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि जब पहले हमने ज्ञान को हासिल कर लिया था या कौशल को हमने सीख लिया था, तो उसमें पहले प्राप्त किया गया ज्ञान या कौशल में नए ज्ञान का जब कौशल में बाधा उत्पन्न करे, तो इस प्रकार के हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहा जाता है। कि मैंने कोई पहले ज्ञान सीखा था और जब मैं नए किसी टास्क को सीखना चाहती हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा प्रीवियस सीखा हुआ जो मैंने कोई भी कौशल था या ज्ञान था, वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है नए किसी भी हम लोग कह सकते हैं कि स्किल को सीखने में। उदाहरण के लिए क्या बोला गया है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या है, संस्कृत भाषा का ज्ञान हमेशा जो क्या है गेन करने में या सीखने में कहीं ना कहीं क्या आती है, बाधा उत्पन्न होती है या विरोध का
सामना करना पड़ता है। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कहीं ना कहीं इजीली संस्कृत सीखने वाला व्यक्ति सीख सकता है, तो वो पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश कहीं ना कहीं क्या संस्कृत भाषा से एकदम अलग है, तो जो जिसने इंग्लिश भाषा सीखी है उसको कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा क्या लगेगी, हार्ड लगेगी। तो वहाँ पे क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग ट्रांसफ़र करना क्या हो गया, कहीं ना कहीं नेगेटिव, उसका कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड वन कि शून्य अधिगम अंतरण। शून्य मतलब ज़ीरो, हम लोग कह सकते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र लर्निंग, कि इस प्रकार के अधिगम अंतरण में क्या है कि एक विषय का ज्ञान ना तो दूसरे विषय में सहायता प्रदान करता है और ना ही बाधा या फिर अवरोध की स्थिति को उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या बोला है कि क्रिकेट का खिलाड़ी बल्लेबाजी के बाद में गेंद फेंकने का कौशल सीखता है, पर बल्लेबाज के जो कौशल है उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यानी यहाँ पे जो लर्निंग के हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र जो होता है ना वो शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देयर आर सो मेनी ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर लर्निंग। हमारी जो अधिगम है उसको बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कारक है जो प्रभावित करते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है, पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम का मतलब होता है कि जो मैंने प्रीवियस लर्निंग की है, पहले ही मैंने किसी टास्क को सीखा है। अगर मैंने कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने पहले से ही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है या उससे संबंधित लर्निंग की है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। मैंने कोई टॉपिक को पहले पढ़ लिया है और बाद में टीचर पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, या मैं फिर कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपेयर होंगी, तो बहुत अच्छे से मैं क्या है टीचर के सामने अपना इम्प्रेशन भी जमा सकती हूँ। पूर्व अधिगम के बाद में है कि विषय वस्तु का स्वरूप। तो विषय वस्तु का जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो भी हमारे कहीं ना कहीं क्या है इम्पैक्ट करता है हमारी लर्निंग को। एंड थर्ड वन है शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। मतलब हमारे फिज़िकल तौर से हम हेल्दी है कि नहीं है, हमारे मेंटल हम लोग हमारे स्टेट हम लोग कह सकते हैं कि स्थिति कैसी है, सही है कि नहीं है। कई बार हम लोग बीमार होते हैं, तो उस स्थिति में जब हम पढ़ना चाहें तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, हम कोई भी नई चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। और इसी तरह से अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं कि टेंशन में जब बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस स्थिति में भी हमें लर्निंग को करना कहीं ना कहीं क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। अगर हम हेल्दी हैं, हम लोग मानसिक तौर से भी स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इजीली सीख सकते हैं। तो इस तरह से अधिगम को हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। एंड नेक्स्ट है अधिगम सीखने की इच्छा। अब सीखने की इच्छा को हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करते हैं कि आप कितना रेडी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। यदि आप चीज़ों को सीखने के लिए पॉजिटिव है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन कहीं जब आपकी इच्छा ही नहीं होती है सीखने की, ज़बरदस्ती आपको चीज़ों को थोपा जाता है या सिखाने की कोशिश की जाती है, तो रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। एंड सीखने की विधि, जो भी आपको ट्यूटर है, कोई भी आपको टीचर जब पढ़ा रहा है, उसका मेथड कैसा है पढ़ाने का, या आपके पढ़ने का तरीका कैसा है, सीखने की आपकी विधि कैसी है, वो भी बहुत मैटर करती है। अगर टीचर बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा है, बहुत सारी इजी टेक्निक्स को या मेथड्स को यूज़ में ला रहा है, तो इजीली कॉन्सेप्ट को बच्चा सीख जाता है और लर्निंग कहीं ना कहीं क्या पॉजिटिव वे में उसके इम्पैक्ट होती है। और वहीं अगर पढ़ाने का तरीका या सीखने का तरीका हमारा सही नहीं है, तो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को बोलते हैं हम मोटिवेशन, कि आप कितने मोटिवेटेड हैं चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे अगर पढ़ाई की बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर कोई स्टूडेंट ये मान के चलता है कि मैं पढ़ूंगी और उसके बाद में टारगेट को कहीं ना कहीं क्या एक सेट कर लेता है कि मैं जब इस लेवल की पढ़ाई करूँगी या मैं चीज़ों को सीखूँगी, तो मैं कहीं जो भी उसने डिसाइड किया है कि मैं ये गोल को अपने क्या अचीव करूँगी और मैं जॉब लगूँगी, तो एक टारगेट जब सेट रहता है, मोटिवेशन रहता है कि मुझे पढ़ाई का बेनिफिट होगा, मैं अच्छी पोस्ट पे लगूंगी या अच्छा अर्निंग का सोर्स को मैं कहीं ना कहीं पैदा कर सकती हूँ, तो उससे क्या होगा, लर्निंग कहीं ना कहीं क्या होती है, आपकी इम्पैक्ट होती है और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में बच्चा सीख सकता है और कहीं ना कहीं बेटर लर्निंग हो सकती है। अगर मोटिवेटेड नहीं होगा बच्चा,
प्रेरित नहीं होगा तो वो लर्निंग भी उसकी क्या रहती है, वो लिमिटेड ही रहती है। एंड नेक्स्ट है थकान। थकान हम लोग बात करते हैं कि जब भी आपका हेक्टिक भरा स्केड्यूल है, कोई आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर आपने पढ़ाई करने का भी आपने सोचा कि आप फर्दर स्टडी करोगे, आप बहुत जगह पे एंगेज हो, तो उस स्थिति में भी क्या आप थका हुआ फील करोगे, तो आप अपना 100% जो है वो अपनी पढ़ाई में नहीं दे सकते हैं, या आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं चीज़ों की। तो थकान भी हमारे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती है। एंड वंशानुक्रम, वंशानुक्रम को कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि अब फैमिली में हम देखते हैं कि कई ऐसे रहते हैं फैमिली मेम्बर्स जो जीनियस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब कोई भी बच्चा उनके घर में आता है तो वो भी क्या होता है, जीनियस ही होता है। तो कई परिवारों में पूरे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं, बहुत ही हाईली इंटेलेक्ट होते हैं, तो ऐसे लोग क्या है ज़्यादा लर्निंग कर पाते हैं। और कई जगह ऐसे होता है जहाँ पे एवरेज कैटेगरी के होते हैं या फिर इतने ज़्यादा हाईली इंटेलेक्ट नहीं होते हैं, तो लर्निंग कहीं ना कहीं वैसे भी इम्पेक्ट करती है। कि थ्योरी के बारे में बताऊंगी जो कि हमारी थॉर्नडाइक के अनुसार रहेगी संबंधवाद का सिद्धांत। तो क्लास से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, चाहे वो रीट है या फिर सीटेट है, डीएसएसबी का है, कोई भी आपके एग्ज़ाम आता है उनमें ये आपको लर्निंग और इसके जो थ्योरीज हैं वो हमेशा पूछी जाती है। और जो बीएड के हैं, डिप्लोमा हैं या एमएड के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी हमेशा ये सिलेबस में थ्योरीज है ही हैं। तो डोंट थिंक कि ये ओनली किसी भी एक, अगर हम डिप्लोमा या बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बोले उनके लिए ही यूज़फुल रहेंगे। सभी प्लीज़ ध्यान से अंत तक ज़रूर क्या सुने। अब थॉर्नडाइक के अगर हम संबंधवाद के सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेशनिज्म की, तो इसके कई उपनाम हैं, यानी कई नामों से इसको जाना जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स, इंग्लिश में है कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। और सेकंड है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इसको ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ये आप लोगों को पूछा भी जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, तो थॉर्नडाइक ने दी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसके अलग अलग नेम हैं ना। एंड थर्ड वन है कि संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत मतलब कि कंपोजिशन, संयोजनवाद का सिद्धांत। एंड फोर्थ वन है कि अधिगम का बंद सिद्धांत, यानी कि क्लोज्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लोज्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। फिफ्थ है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल। प्रयत्न मतलब क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस होता है या ट्रायल होता है। भूल मतलब कि हम लोग कह सकते हैं एरर, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एंड सिक्स्थ इसको जाना जाता है कि एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम थे, सब नेम्स हम लोग कह सकते हैं जो कि हमने पढ़े। अब अधिगम जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक के अनुसार, इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट क्या बोला है कि यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। आपको पूछा भी जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि क्या है इसका फुल नेम, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जो कि कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कब दिया, थॉर्नडाइक द्वारा 1913 ईस्वी में इसको दिया गया। एंड थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने उनकी खुद की पुस्तक थी एक, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत का क्या है वर्णन, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थॉर्नडाइक ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। और जिस भूखी बिल्ली का अगर हम लोग जिस बॉक्स में उसको रखा जाता था, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, पजल बॉक्स। और
इसमें 5th पॉइंट क्या बोला गया है, भोजन या उद्दीपक के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली को रखा था। यानी कि जो भी उन्होंने स्टिमुलस रखा था अपने बिल्ली के आगे, तो वो किसके रूप में था, मछली के रूप में था, मछली को आगे रखा था। अब हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक का प्रयोग, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि किसको रखा गया था पजल बॉक्स में, बिल्ली को बंद करके रखा गया था। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया और बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक बॉक्स में बंद कर दिया गया और पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया गया। और पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में क्या रखा गया था, एक मछली को रखा गया था। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था, यानी कि पिंजरे में ही क्या था, बटन लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। अब क्या बोला गया आगे कि भूखी बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करने, वो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कई त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। यानी कि जब वो अपने जो मछली सामने रखी थी उसके लिए स्टिमुलस, उसको पाने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे प्रयास किए और बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम करा कि जो भी उस भोजन के रूप में मछली को रखा गया था वो क्या कर रही थी, एक स्टिमुलस का काम कर रही थी। और उस स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक के कारण कहीं ना कहीं बिल्ली अपने क्या कर रही थी, प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने अनेक बार उस प्रकार के बाहर निकलने का प्रयत्न किया, कोशिश किया और एक बार की संयोग से पंजे से लीवर दब गया और लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। यानी कि जैसे वो बार बार कोशिश कर रही थी तो एक बार क्या, उसका संयोग से हम लोग कह सकते हैं कि वो लीवर दब गया और लीवर जब दबा तो उस टाइम पे क्या है, वो दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आकर भोजन को खा लिया और अपनी भूख को शांत किया। अब इसी तरह से क्या किया, थॉर्नडाइक ने इस जो भी बिल्ली थी उसको बार बार प्रयास करने की अपॉर्चुनिटी दी। यानी कि उस प्रयोग को क्या किया, उसने बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा। यानी कि जितना टाइम बिल्ली पहले लगा रही थी बाहर निकलने में, अब अगली बार उससे क्या लग रहा था, कम ही समय लग रहा था। और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। अब उसको ये आप देख सकते हैं कि लीवर जैसे दिया हुआ है कि अब क्या है, बिल्ली बिना किसी के हम गलती किए बिल्ली एक ही बारे में बाहर निकल पा रही थी और उसने क्या, दरवाजे को खोलना या हम लोग कह सकते हैं कि पिंजरे का जो दरवाज़ा है उसको खोलना वो सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि जब हम किसी के भी आगे अगर स्टिमुलस रखते हैं तो कहीं ना कहीं बार कोशिश करने के बाद में क्या है, वो सही जो व्यवहार होता है या हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अचीव करना होता है उस टारगेट को अचीव कर जाते हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की तथा जिन्हें 2 निम्नलिखित भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इसने क्या कि 2 भागों में विभाजित किया गया। इसने जो भी नियम दिए थे अधिगम के, उसमें फर्स्ट क्या दिया है कि प्राइमरी लॉ यानी कि मुख्य नियम एंड सेकेंडरी लॉ। फर्स्ट है कि जो थॉर्नडाइक ने लॉ दिए हैं यानी नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तो ये प्राइमरी लॉ है जो मुख्य नियम है। वो सेकेंडरी कौन से, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये बहुत बारी पूछा जाता है कि कौन से लॉ है थॉर्नडाइक के। तो इसमें जो मुख्य नियम है उसमें क्या बोला गया है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है तो वह उस कार्य का आनंद लेता है और शीघ्र ही सीख जाता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती तो वो झुंझला जाता है या क्रोधित हो जाता है और सीखने की गति भी क्या है, धीमी रहती है।
जैसे इसमें 2 बच्चे दिए हैं, एक बच्चा जो रेडीनेस है उसमें कहीं ना कहीं वो कार्य को करने के लिए रेडी है, बट एक बच्चा ऐसा है जो करना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तक हमारे में किसी भी काम को करने के लिए तत्परता नहीं होती है तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब हम लोग रेडी नहीं होते हैं किसी भी काम को करने के लिए तो हमें क्या है, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और जो कार्य करने की हमारी क्षमता होती है वो भी क्या है, धीमी हो जाती है और हम जल्दी से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। इसके बाद में सेकंड जो लॉ दिया है वो दिया है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास का लॉ ऑफ प्रैक्टिस। पहले तो हमारे फर्स्ट में क्या बोला कि हम रेडी होने चाहिए, और सेकंड है कि अभ्यास का नियम है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि इस नियम के अनुसार क्या है कि जिस क्रिया को व्यक्ति बार बार करता है उस क्रिया को वो जल्दी सीख जाता है, और जिस क्रिया को करना छोड़ देता है वो बहुत समय तक उसको नहीं सीख पाता है और वो भूलने लग जाता है। जैसे गणित के प्रश्न को करना, टाइप करना, साइकिलिंग करना। अभी आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि एक तरफा जहाँ स्क्रीन पर आपको लैपटॉप दिखाया है, लैपटॉप पे अगर हमने टाइपिंग करना है तो टाइपिंग जब हम लोग करते हैं तो टाइपिंग सीखने के लिए जब हम रेगुलर कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस को बनाए रखते हैं तो उस टाइम क्या है, हमारी स्पीड बनी रहती है, हम लोग कहीं ना कहीं स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज मैंने प्रैक्टिस किया और फिर उसके 3-4 दिन के बाद मैं कर रही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा गैप ले लेती हूँ तो मैंने जो कीज़ के जो फंक्शंस थे जिनको सीखा था उसको भी मैं भूलना शुरू हो जाऊँगी। इस तरह से क्या है, कभी भी मैं टाइपिंग को सीख नहीं पाऊँगी और बहुत अधिक टाइम लूँगी सीखने के लिए। और साइकिलिंग का भी सेम लाइक दैट, अगर हम साइकिलिंग भी सीखना है तो जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे बार बार तब तक उसको भी नहीं सीख पाएंगे। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए तब तक हम लोग क्या है, कार्य को कभी भी सीख नहीं सकते हैं। एंड थर्ड वन है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इसमें क्या बोला कि इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सुख या संतोष मिलता है, उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, और जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति को बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें करना वह छोड़ देता है। इस नियम को पुरस्कार या फिर दंड का नियम भी कहा जाता है। यानी से अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और वो ऑन टाइम नहीं जाता है, लेट हो जाता है, तो टीचर उसको पनिश करेगी तो वो दूसरे दिन से क्या है, रेगुलर होकर के स्कूल जाना शुरू कर देगा। एंड गौण नियम में भी सेकेंडरी इसके नियम हैं जिसमें क्या बोला गया है कि बहु अनुक्रिया नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या बोला गया है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह सब विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहेगा जब तक समस्या का सही हल ना खोज ले और उसके समस्या का समाधान ना निकल जाए। इससे उसे संतोष मिलता है। और थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी पर आधार है, जो यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जब भी कोई हम नई प्रॉब्लम होती है जिसको सुलझाने के लिए हम बार बार कोशिश करते हैं और जब तक हम उस समस्या का हल नहीं कर लेते, जैसे बिल्ली ने बार बार लीवर को दबाने के लिए प्रयास किया और जब तक वो सही बटन नहीं दबाया तब तक वो क्या है, उसको खोज करती रहेगी, तब तो उसको प्रयास करती रहेगी कि लीवर दब जाए, और जैसे ही उसने दबा दिया तुरंत उसने भोजन कर लिया। तो यानी कि ये जो बहु अनुक्रिया मतलब कि बार बार कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि कोशिश करना, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया करने के ऊपर ये बेस्ड है। मानसिक स्थिति मनोवृत्ति का नियम, यानी कि जो लॉ ऑफ मेंटल स्टेट, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट,
इसमें क्या बोला है कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तो वो शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता तो वो नहीं सीखे। जब तक आप मेंटली ये चीज़ को ठान न ले कि मुझे ये टास्क को सीखना है, तब तक आपको कोई चीज़ को नहीं सिखा सकता है। यानी कि जब हमने ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि मैं ये काम सीखूंगा तो मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप जल्दी ही उस कार्य को सीख लेंगे। और जब तक आपके मेंटली रूप से आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, तब तक आप कभी भी कार्य को नहीं सीख पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। अब इसमें क्या बोला गया है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का भी उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से कहीं ना कहीं क्या करता है, समस्या का हल ढूंढ लेता है। एंड फोर्थ है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लॉ ऑफ इक्वलिटी। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद कर देते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो कहीं ना कहीं आप क्या है, प्रीवियस जो भी आपके एक्सपीरियंसेस या कोई समस्या पहले भी उस तरह की समान ही थी, तो आप कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं समस्या में। आपको लगता है कि ये समस्या उसी तरह की है और उसी तरह से आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, स्थानांतरित होते, ट्रांसफ़र होते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए जो आप नई समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अभी फिफ्थ में क्या बोला है कि साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंज। अब इसमें क्या बोला कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के रूप में भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देख करके लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद भोजन के बर्तन को देख करके ही लार टपकने लगती है। जैसे कि पहले कुत्ते के आगे क्या है, जब हम भोजन के रूप में अगर हड्डी रख रहे थे या मांस रखते थे तो उस टाइम पे जो कुत्ता था वो लार टपकाने लगता था। लेकिन जब उस भोजन को हटा दिया गया और खाली जब बर्तन भी रखा गया तो उस बर्तन को देख करके भी जो हम लोग कह सकते हैं कि कुत्ता है वो लार टपकाने लग गया था। तो इस तरह से जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं जब नई स्थिति में भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसको भी उपयोग में ला देते हैं या उस जगह पर भी जो नई स्थिति होती है वहाँ पर भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारा थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत था। जो पढ़ेंगे कि पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जैसे स्क्रीन पर आप लोग देख भी रहे हैं कि पेवलोव का हिंदी में अगर हम बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं तो पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसके बारे में अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया है, पेवलोव ने किया है। और पेवलोव ने इसको अपने ही नेम पर दिया भी है। पेवलोव का पूरा नाम क्या है, इवान हिंदी में ही अगर हम बात करते हैं तो पेवलोव। और पेवलोव ने इसको कब दिया है, 1904 में दिया है। यानी कि 1904 में इवान पेवलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को, इस थ्योरी को दिया था। जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था और जो थ्योरी दी थी वो 1904 में दी थी। और जो इवान पेवलोव थे ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे।
इसमें बात की गई है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ, अभी जैसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, इसमें हमारा क्या आ सकता है, फूड हो सकता है, आप लोगों को मैं डिटेल में इसको बताऊंगी भी। और फूड है, जैसे कोई भूखा है और उसके आगे आप फूड रख देते हैं तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो सकती है कि हो सकता है उसके मुंह से लार टपक जाए, तो कह सकते हैं कि अनुक्रिया रिस्पॉन्स जो उसके प्रति हो सकता है वो हमारी क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, थ्योरी दी थी, ये किस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो पेवलोव ने एक भूखे कुत्ते के ऊपर 3 परिस्थितियों में इस प्रयोग को किया था। मतलब कि 3 कंडीशंस रखी थी, 3 जो सिचुएशंस थी या हम लोग परिस्थितियां कह सकते हैं, जिसके ऊपर जो है पेवलोव ने क्या किया था, उनमें रख करके भूखे कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम लोग पिक्चर के थ्रू भी पढ़ेंगे इसको वैसे डिटेल में कि फर्स्ट वन क्या बोला है, अनुकूलन से पूर्व। अनुकूलन से पूर्व की बात है कि बिफोर कंडीशनिंग है। सबसे पहले जो पेवलोव हैं उन्होंने क्या किया कि एक भूखे कुत्ते को स्टैंड से इस तरह से बांध दिया कि एक निश्चित दूरी के आगे वो नहीं जा सकता था। मतलब कि इतनी दूरी पे बांधा था कि वो चाह कर के भी आगे नहीं बढ़ सकता था। और ठीक उसके सामने क्या किया उसने, सामने दूरी पर भोजन रखा और कुत्ता चाह कर के भी उस भोजन को नहीं खा सकता था क्योंकि वो क्या था, कुछ दूरी पर था और उसको स्टैंड से बांध के रखा हुआ था और कुत्ता भूखा था। और तो सामने भोजन, जब उसके सामने भोजन रखा था तो उसको देखने के बाद में उसके मुंह से क्या टपकने लगे, लार टपकने लगी। और यह क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के प्रति था, यानी प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकाना थी। अब इसमें जैसे ये आपको लाइन लिखी थी, मतलब जैसे ही जो भूखा कुत्ता था उसके आगे अस्वाभाविक उद्दीपक बोला था कि जो भी हम लोग कह सकते हैं कि खाना रखा था, ठीक है, तो जो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस रखा तो उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई कि उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई थी। अब ये तो हमारा फर्स्ट इसका था। अब मैं पिक्चर के थ्रू भी आप लोगों को इसको बताऊंगी थोड़ा सा। या आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, बिफोर कंडीशनिंग था। क्या अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या था, फूड था, खाना रखा गया। और यहाँ पे कुत्ते का जो भूखा कुत्ता था तो उसका जो अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स था वो क्या था, जैसे ही भोजन उसके सामने रखा, अब वो जा कर के भी उसको खा नहीं सकता क्योंकि उसको बांधा हुआ था। तो जो रिस्पॉन्स आया अनकंडीशन्ड वो कैसा था कि उसके मुंह से क्या है, जो लार टपकना जो है शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लार टपक रही है। अब बिफोर कंडीशनिंग की बात करते हैं, सेकंड इसमें क्या बताया गया कि विसल बजाइए, ये न्यूट्रल है। अब भोजन नहीं रखा गया था, खाली विसल बजी तो रिस्पॉन्स कैसा रहा, तरह से लार नहीं टपकी, नो कंडीशन्ड रिस्पॉन्स। जब भोजन रखा गया तभी पहले स्टेप में क्या था कि लार टपक रही थी, लेकिन जब विसल बची तो उस टाइम पे क्या है, किसी भी तरह का कोई भी क्या है रिस्पॉन्स भी नहीं आया क्योंकि न्यूट्रल स्टिमुलस था। अब थर्ड में क्या है कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट अपने जो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी भी। तो विसल पहले घंटी बजी और फिर भोजन रखा गया। अब रिस्पॉन्स क्या आया कि जैसे ही घंटी बजी और खाना रखा तो अगेन क्या हुआ, उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। अब लास्ट स्टेप में क्या किया उसने कि आफ्टर कंडीशनिंग की बात कही गई है कि विसल ओनली, अभी खाना नहीं रखा, जैसे ही घंटी बजी या फिर हम लोग विसल बजने की बात करते हैं कि उसने क्या किया कि जैसे सीटी बजाई तो कंडीशन उसके लिए स्टिमुलस हो गया कि अब खाना नहीं था, लेकिन उसको क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जैसे कि अभी घंटी बजेगी या फिर सीटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा और ऑटोमेटिक ही उसके मुंह से लार टपकना जो है स्टार्ट हो गया, जो क्या था कंडीशनड हम लोग कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स था। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अनुकूलन के दौरान, मतलब कि जो कंडीशनिंग के दौरान की ड्यूरिंग कंडीशनिंग हम लोग कह सकते हैं सेकंड स्टेप में कि उन्हीं परिस्थितियों में क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रखने के पहले 1 घंटे बजाई गई,
जैसे मैंने बोला 1 घंटी बजाई और या फिर हम लोग सीटी बजाने की बात कर रहे थे, फिर कुत्ते के सामने भोजन रखा, मतलब कि घंटी बजाई या फिर सीटी बजाई और उसके बाद में क्या आपने इस पिक्चर में भी देखा था कि उसके साथ में ही क्या है, भोजन भी रखा और इसके कारण कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब क्या हुआ, जैसे ही घंटी बजी या फिर सीटी बजी थी और खाना रखा तो लार टपकने लगी, पर यहाँ पर घंटी का बजना अस्वाभाविक उत्तेजक था और यह क्रिया बार बार दोहराई गई। मतलब उसने क्या किया, बार बार ऐसे किया कि घंटी बजाई और फिर साथ में खाना रखा उसके बाद में, तो यह प्रक्रिया क्या किया, ये स्टेप को बार बार उसने रिपीट किया, जिससे दोनों उत्तेजकों में क्या हुआ, घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। अब जो भूखा कुत्ता था उसको ये क्लियर हो गया कि जैसे ही घंटी बजेगी या फिर सीटी बजेगी मुझे खाना मिलेगा, तो उससे क्या होगा, दोनों में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक रिलेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ। अब थर्ड में क्या बोला है कि अनुकूलन के पश्चात, आफ्टर कंडीशनिंग की बात की है। एक बिफोर कंडीशनिंग था कि कंडीशनिंग से पहले, ड्यूरिंग कंडीशनिंग की कंडीशनिंग के दौरान, थर्ड स्टेप था या कंडीशन थी। थर्ड क्या है, अनुकूलन के पश्चात यानी कि कंडीशन के बाद में, आफ्टर कंडीशनिंग। अब थर्ड स्टेप में क्या बोला कि घंटी तो बजाएगी, कि घंटी तो बजाई किंतु भोजन नहीं रखा गया, खाना नहीं रखा। घंटे की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब क्योंकि उसको क्लियर हो गया था सेकेंड स्टेप में भी कि जैसे ही घंटी बजती है तो खाना मिलता है, अब उसको कहीं ना कहीं ये क्लियर चीज़ हो गई थी, तो अब उन्होंने खाना नहीं रखा, लेकिन घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाते थे। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उत्तेजित में अनुकूलन स्थापित हो गया, अब कंडीशन स्थापित हो गई थी, तो ऐसा अस्वाभाविक उत्तेजक यानी घंटे की आवाज़ स्वाभाविक उत्तेजक जो हमारा क्या था, भोजन जैसा प्रभाव डालने लगा और यह उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया थी। मतलब कि घंटे की आवाज़ सुनना ही उसके लिए क्या हो गए थे, कहीं ना कहीं क्या स्टिमुलस उसको मिलना था और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो रही थी कि लार टपकना उसका शुरू हो रहा था। तो ये हमारा कहीं ना कहीं पेवलोव का जो थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरी थी। अब हम पढ़ेंगे कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का महत्व क्या है, कि इम्पॉर्टेंस क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग की। फर्स्ट वन इसमें क्या बोला गया है कि स्वभाव आदत का निर्माण, यानी कि अच्छे हम लोग हैबिट्स की बात करते हैं, गुड हैबिट्स की बात करते हैं, तो उसका निर्माण करने में भी ये क्या है, हेल्पफुल है। भाषा का विकास करने में भी, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी बच्चों में ये हेल्पफुल रहती है। गणित शिक्षण में भी सहायक है, मैथमेटिकल स्किल्स को सिखाने में भी हेल्पफुल है। अभिवृत्ति का विकास करना, एटीट्यूड हम लोग कह सकते हैं या एप्टीट्यूड कहते हैं हम लोग, तो उसका भी विकास करने में हेल्पफुल है। अनुशासन विकास करने में भी सहायक है कि डिसिप्लिन को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है। भय निवारण में भी, डर को अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा डर है या फियर फैक्टर ज़्यादा उसको अफेक्ट कर रहा है तो उसके भी निवारण में ये हेल्पफुल है। सामाजिकरण करने में भी, सोशलाइजेशन स्किल को भी डेवलप करने में ये हेल्पफुल कहीं ना कहीं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की इम्पॉर्टेंस बताई है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। सो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स को आप लोग सीखने के लिए डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जिन्होंने भी अभी तक स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम चैनल भी डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट जितने भी नोट्स है, इवन ये PDF भी जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ये भी मैं आप लोगों को ऑन माई टेलीग्राम चैनल उसको शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को और ज्वाइन कर लिया है टेलीग्राम चैनल को, वो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स को भी इस चैनल को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी शेयर कीजिए, क्योंकि सारे नोट्स आप लोगों को, क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।